जय हिंद दोस्तों। आज हम इस क्लास में बात करेंगे शासन के प्रकार और राज्य के अनिवार्य तत्वों के बारे में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं राज्य। तो यहाँ पर बहुत लोगों का कन्फ्यूजन रहता है कि यहाँ पे जो राज्य है, राज्य से मतलब स्टेट नहीं है, यहाँ पर राज्य का मतलब है देश। जब भी कोई संविधान राज्य की बात करता है तो यहाँ पर उसका मतलब स्टेट नहीं होता है, इसका मतलब होता है देश की बात कर रहा है, देश के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पर स्टेट नहीं देश होगा इसका मतलब। तो आप देश को किस आधार पर देश कह सकते हैं, कौन मतलब किसी भी एरिया को किस आधार पर देश कहेंगे, कुछ ना कुछ अनिवार्य तत्व होते होंगे, किसी ना किसी आधार पे तो कहेंगे ना। तो उसके ये अनिवार्य तत्व हैं, जिसमें से है क्षेत्रफल मतलब एरिया। तो एरिया अपना होना चाहिए, क्षेत्रफल होना चाहिए, तो जैसे भारत का क्षेत्रफल। जनसंख्या होनी चाहिए, तो जनसंख्या भी है। और तीसरा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, संप्रभुता मतलब सोवरेनिटी। संप्रभुता किसे कहते हैं? जब भी कोई देश अपने आंतरिक और बाह्य फैसले खुद ले सकता हो, बिना किसी दबाव के, बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी की अनुमति के। जो देश अपने आप अपने फैसले ले सकता हो, चाहे वह आंतरिक हो चाहे बाहर, किसी भी विदेश मतलब दूसरे देश के प्रेशर में ना हो, या किसी और मतलब सत्ता के अधीन ना हो, अपने फैसले खुद ले सकता हो जो देश, वह संप्रभुता पूर्ण देश कहलाता है। ठीक है। तो यहाँ पर मतलब जब मोदी जी ने अपने यहाँ नोटबंदी की थी, तो क्या किसी से पूछा था या किसी से मतलब किसी के प्रेशर में लिया था? नहीं लिया था ना। तो बिना किसी की अनुमति के लिया था। और वो आंतरिक फैसला हो गया क्योंकि देश के अंदर नोटबंदी की थी। और बाह्य फैसला क्या होगा? जब मोदी जी ने जब स्ट्राइक उस टाइम किया था, सर्जिकल स्ट्राइक जब हुआ था, तो किसी से नहीं पूछा था ना किसी के प्रेशर में लिया था वो फैसला। तो वो बाह्य फैसला हो गया। मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे हो वो बाह्य फैसला होता है, तो वो भी किसी से नहीं पूछ के लिया था। और बाहर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जब वो कहीं सम्मेलन में जाते हैं या कहीं समझौता करते हैं, कई देशों से सुनने में आता है कि आज उस देश से समझौता किया, उस देश से किया, तो वो बाह्य फैसला हो गया अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे। तो वो भी किसी से पूछना थोड़ी ना पड़ता, ना किसी के प्रेशर में लेते हैं। तो जो देश अपने आप अपने फैसले ले सके, अपनी नीतियां अपने आप बना सके, बिना किसी के प्रेशर में, बिना किसी की सत्ता के अधीन, तो वो देश संप्रभुतापूर्ण देश कहलाता है। तो यहाँ पर जो शासन है, शासन इसका चौथा फैक्टर है। शासन क्या है? मतलब एक शासन होना चाहिए, जैसे कोई भी देश है तो वहाँ पर जो गतिविधियाँ होती हैं, जो भी एक्टिविटी होते हैं, नागरिक होते हैं, जो भी काम होता है, तो वहाँ पर संचालित करने के लिए हर चीज़ एक व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए, रेगुलेट करने के लिए शासन होता है। तो वहाँ पर शासन भी होना चाहिए अपने आप। शासन किसके हाथ में है? औपचारिक रूप से, ऑफिशियली रूप से जो है अपने आप शासन के प्रमुख हैं वो राष्ट्रपति जी हैं, प्रेसिडेंट। और जो रियल रूप में शासन करते हैं वो कौन है? पीएम साहब हैं अपने यहाँ पर, प्रधानमंत्री मतलब। तो यहाँ पर शासन जो होते हैं, तो शासन के अपने अलग अलग तरह से प्रमुख हैं, औपचारिक भी हैं और रियल भी हैं। तो अब यहाँ पर कई लोगों का कन्फ्यूजन रहता है कि शासन कितने प्रकार के? शासन कई प्रकार के होते हैं, जैसे साम्यवाद है, तानाशाही है, लोकतंत्र है, गणराज्य है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। तो इन सब के बारे में हम आगे डिटेल से जानेंगे। यूपी को मतलब उत्तर प्रदेश को संप्रभुतापूर्ण राज्य कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते, क्योंकि उसके पास मतलब राज्य के पास क्षेत्र, जनसंख्या और शासन, ये तीनों चीज़ें होती हैं, लेकिन उस राज्य के पास संप्रभुता नहीं होती है। तो राज्य में और देश में यही सबसे बड़ा फर्क होता है कि राज्य के पास संप्रभुता नहीं होती है, और तीन जो चीज़ें हैं वो सब होती हैं, क्षेत्रफल भी, जनसंख्या भी और शासन भी। अच्छा, अगर संप्रभुता होती तो जब नोटबंदी हुई थी, तो उस टाइम पर यूपी में अखिलेश यादव जी की सरकार थी। तो वो तो कहते कि नहीं, हम तो पुराने वाले ही नोट चलाएंगे, हम तो तुम्हारा ये नियम नहीं मानेंगे। नहीं कह सकते थे क्योंकि उनके पास संप्रभुता नहीं थी। तो इसमें एक क्वेश्चन ये भी आता है कि भारत में संप्रभुता किसके पास है? तो संप्रभुता जो है वो भारत में संसद के पास है। तो ये क्वेश्चन आता है कि संप्रभुता किसके पास है? तो इसका आंसर है संसद। शासन के 5 प्रकार, जो कि दुनिया में हमें 5 प्रकार के शासन देखने को मिलते हैं: राजतंत्र, तानाशाही, साम्यवाद, गणतंत्र, गणराज्य, लोकतंत्र। तो यहाँ पर हम राजतंत्र से शुरू करते हैं। राजतंत्र मतलब मोनार्की। तो राजतंत्र बहुत लोग जानते भी होंगे, मतलब जहाँ पर एक राजा का शासन होता है, तो रानी भी हो सकती हैं, तो वहाँ पर राजतंत्र होता है।
तो ये अच्छा भी हो सकता है, ख़राब भी हो सकता है, वो राजा के ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ पर जो अरब देश हैं ज़्यादातर, इनका जो एग्जाम्पल है, तो ज़्यादातर अरब देश जो हैं वहाँ पर राजतंत्र ही है, बिराजा का ही शासन है। यहाँ पर क्या है, ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन भी राजतंत्र का एग्जाम्पल है। वहाँ पर भले ही औपचारिक रूप से है, वहाँ पे जो महारानी है वो ब्रिटेन की औपचारिक मतलब राजतंत्र की प्रमुख हैं। और जो भारत में मुगल शासन था पहले, तो वो भी राजतंत्र का ही एग्जाम्पल था। मुगल राज्य जब था तो भारत में राजतंत्र ही था। और यहाँ पर दूसरा है तानाशाही, मतलब डिक्टेटरशिप। मतलब तानाशाही किसे कहते हैं? तानाशाही उसे हम कहते हैं जब मतलब किसी देश का शासन सेना के हाथ में हो, सेना के अंडर में हो, वहाँ का शासन सैनिक संभालते हो, मतलब सेना के जो प्रमुख हैं या सेनापति हैं उनके अंडर में शासन चलता हो जिस देश का, तो वहाँ पर तानाशाही मतलब कहलाती है। और तानाशाही कभी भी सीधे नहीं आती है, वो हमेशा तख्ता पलट करके आती है। जैसे एग्जाम्पल ले लो, पाकिस्तान में 1998-99 के टाइम पर जो वहाँ के सेना प्रमुख थे जनरल परवेज मुशर्रफ जो थे, तो वहाँ पर उन्होंने सरकार को हटाकर तख्ता पलट कर दिया था। तो वहाँ पर उस टाइम पर तानाशाही का एग्जाम्पल था पाकिस्तान में। और दूसरा एग्जाम्पल ले लो, जैसे इराक में सद्दाम हुसैन थे, हुस्नी मुबारक मिस्र में थे, तो वहाँ पर ये उत्तर कोरिया जो है वो भी तानाशाही का ही एग्जाम्पल जो है। और एक बार जब अरब जो देश हैं वहाँ पर अफ्रीकी देश, मतलब उत्तरी अफ्रीका में जो पड़ते हैं, और अरब देश जो हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा तानाशाही बढ़ गई थी। तो वहाँ पर 2011 में ट्यूनीशिया जो एक देश है वहाँ पर उत्तरी अफ्रीका में पड़ता है और अरब देश के अंडर में आता है, तो वहाँ पर जो फल विक्रेता, मतलब फल बेचने वाला था, तो वहाँ पर उसने अपने ऊपर पेट्रोल डालकर मतलब आग लगा ली थी। तो वहाँ पर ट्यूनीशिया जो देश था, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा फिर क्रांति उसकी वजह से बहुत आ गई थी एक तरह से। तो वहाँ पर बहुत लोग फिर भड़क गए थे, खिलाफ हो गए थे जब उसने फल बेचने वाले ने ऐसा किया। तो वहीं से जो अरब क्रांति है तो वो शुरू हुई थी ट्यूनीशिया से। इसीलिए क्वेश्चन भी आता है कि अरब का बसंत, मतलब अरब स्प्रिंग किसे कहते हैं? तो अरब का बसंत कहाँ से शुरू हुआ था? ट्यूनीशिया से। तो जो ट्यूनीशिया देश था, तो वहाँ पर यहाँ से शुरू हुई थी, तो इसीलिए यहाँ इसको ट्यूनीशिया का बसंत कहते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आता है, अरब का बसंत कहते हैं। तो ये उसका एग्जाम्पल है। अब अगला है साम्यवाद, मतलब कम्युनिज्म। तो कम्युनिज्म किसे कहते हैं? जब मतलब किसी देश का शासन कुछ खास लोग जो हैं, कुछ खास लोगों के समूह द्वारा शासन चलता हो। जैसे कि एग्जाम्पल है मतलब कि एक पार्टी हो, वहाँ पर एक ही पार्टी चलाती हो, कुछ खास समूह जो है वो मिलकर एक ही पार्टी चलाती हो, वही शासन करती हो, वहाँ पर मतलब जनता की ज़्यादा नहीं सुनी आती हो। तो इसका जो एग्जाम्पल है एक जो चीन है, हमारे यहाँ चाइना, तो चाइना कम्युनिज्म का ही एग्जाम्पल है, मतलब साम्यवाद का। तो यहाँ पर जो ये पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी है जो चीन की, तो वही शासन वहाँ पर चलाती है, एक ही पार्टी है। तो क्या नाम, और लेकिन इसका एक एग्जाम्पल और है जो है, पहले USSR की फुल फॉर्म है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। तो ये जो था USSR, ये भी इसी का एग्जाम्पल था, जो कि 1991 में अब टूट गया था। मतलब इसके बाद रूस बन गया था, जो कि रूस तो अब देश है, लेकिन ये पहले इसी का साम्यवाद मतलब कम्युनिज्म का एग्जाम्पल था। और अब क्या है? गणराज्य। गणराज्य किसे कहते हैं? जिस देश के प्रमुख का चुनाव होता है, जिस देश के प्रमुख का चुनाव होता है, मतलब वहाँ पर गणराज्य होता है। और लोकतंत्र क्या होता है? लोकतंत्र होता है, लोकतंत्र में शासन के प्रमुख का चुनाव होता है। अब यहाँ पर जो देश के प्रमुख गणराज्य हैं, तो वहाँ पर देश के प्रमुख का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष होता है। और जो लोकतंत्र होता है, वहाँ पर शासन के प्रमुख का जो चुनाव है वो प्रत्यक्ष रूप से होता है।
अब यहाँ पर क्या है कि जो गणराज्य है यहाँ पर इसका जो एग्जाम्पल है वो है हमारे यहाँ राष्ट्रपति। जो लोकतंत्र है वहाँ पर जो एग्जाम्पल होता है वो है पीएम हमारे यहाँ। तो हमारे यहाँ तो ऐसे मतलब कहेंगे तो गणराज्य और लोकतंत्र दोनों है, तो वो बिल्कुल हैं दोनों, मतलब एग्जाम्पल दोनों सही है। हमारे यहाँ भारत में गणराज्य भी है और लोकतंत्र भी है, क्योंकि हमारे जो देश के प्रमुख हैं वो है राष्ट्रपति जी। तो राष्ट्रपति का चुनाव भी हमारे यहाँ होता है। और लोकतंत्र के जो प्रमुख हैं तो मतलब जो हमारे यहाँ जो देश के शासन के जो प्रमुख हैं वो हैं पीएम साहब। तो उनका भी जो चुनाव होता है। तो दोनों ही एग्जाम्पल ठीक है, मतलब भारत में दोनों ही चीज़ें हैं, क्योंकि हमारे इसके लिए जैसे भारत की जो प्रस्तावना है भारतीय संविधान की, उसमें चलते हैं। हमारे संविधान की प्रस्तावना में क्या कहा गया, उसमें भी कहा गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, मतलब वहाँ पे भी ये बात कही गई है लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। तो इसका मतलब है कि भारत में दोनों चीज़ें हैं। लोकतंत्र के भी मतलब दो रूप हैं जो कि हम आगे पढ़ेंगे। लोकतंत्र जो है, लोकतंत्र इन्हीं चार चीज पर ही चलता है, जो है जैसे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और पत्रकारिता। किसी भी लोकतंत्र के ये चार मुख्य स्तंभ होते हैं। इसमें क्या है, विधायिका। विधायिका क्या है, विधायिका में कौन आता है, एमपी और एमएलए। विधायिका में विधायिका का काम क्या होता है, कानून बनाना, मतलब केवल बनाना, लागू कराना नहीं। तो विधायिका क्या होती है, ये कानून बनाती है। अब इसमें ये विधायिका जो है वो राज्य के लिए भी कानून बनाती है और देश के लिए भी कानून बनाती है। देश के लिए कानून कौन बनाता है, यहाँ पर एमपी आते हैं, मतलब सांसद। और जो राज्य के लिए बनाते हैं वो एमएलए बनाते हैं। तो विधायिका कानून बनाने का काम करती है। और जो कार्यपालिका जो होती है, कार्यपालिका क्या करती है, विधायिका द्वारा जो कानून बनाए गए होते हैं, जैसे जीएसटी का कानून जो है, भूमि अधिग्रहण बिल कानून जो है, तो वो कानून जैसे बनाया विधायिका ने। और इसके बाद जो कार्यपालिका है वो उन कानूनों को लागू कराने का काम करती है। कार्यपालिका में कौन आता है, जैसे मंत्री हैं, अधिकारी हैं। अब मंत्री तो हर जगह नहीं जा सकते, और इसके तो उसके लिए अधिकारी उन्होंने नियुक्त किए। और जैसे कि डीएम है, एसपी है, कमिश्नर है, और उनके नीचे जो और अधिकारी हैं, और इनसे ऊपर भी जो आईएएस अधिकारी और जो होते हैं जो सब, तो वो उनको नियुक्त करते हैं। तो ये जो कार्यपालिका का काम होता है वो विधायिका द्वारा बनाए कानून, भाई जो जैसे जीएसटी है, भूमि अधिग्रहण कानून बिल है जो तो इन सबको लागू कराना जो काम होता है वो कार्यपालिका का होता है, एग्जीक्यूटिव का। और इसके बाद क्या आती है, न्यायपालिका। अब न्यायपालिका क्या है, न्यायपालिका जो है इन जो विधायिका जैसे कानून बनाती है उसको लागू कराती है कार्यपालिका। लेकिन अगर कोई कानून नहीं मानना है, नहीं मतलब जैसे कार्यपालिका लागू करा रही है और कोई मानने को तैयार नहीं है, कानून नहीं मानना है, उसे रूल्स फॉलो नहीं कर रहा है, तो उसके लिए सज़ा देने के लिए क्या होती है, न्यायपालिका, जुडिशरी। तो उसके लिए न्यायपालिका सज़ा देती है। और इसके बाद इन तीनों में ये जो तीन स्तंभ होते हैं, इनमें अगर कुछ गड़बड़ हो रहा है, जैसे कहीं गलत हो रहा है, जैसे कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है, कार्यपालिका में कुछ भ्रष्टाचार हो रहा है, या और कहीं पे गलत नियम गलत बन रहे हैं या कुछ भी, या तो वहाँ पर जो भी गड़बड़ होती है उन सबको उजागर करने के लिए, उन सबको प्रकाश में लाने के लिए पत्रकारिता उसका काम करती है। जो मीडिया होती है वह जो चौथा स्तंभ होता है किसी भी देश का लोकतांत्रिक का, तो उसका चौथा जो स्तंभ होता है मीडिया, इन सब के जो गलत कार्य हैं उनको उजागर करने के लिए मीडिया उसका काम करती है। तो मीडिया जो है वो किसी भी लोकतांत्रिक देश का लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है। तो ये जो चार प्रमुख स्तंभ होते हैं इनको किसी भी लोकतंत्र के लिए प्रमुख स्तंभ के रूप में देखा जाता है। अब ये क्वेश्चन बनता है कि जो कार्यपालिका है वो किसके अधीन कार्य करती है लोकतंत्र में। तो अब यहाँ पर देखा जाए कि जो कार्यपालिका है विधायिका के जो कानून बनाती है वो लागू करवाती है, लेकिन अगर सही से लागू नहीं हो रहे या कुछ भी
है तो उस पर क्वेश्चन जो उठा सकता है वो कौन उठा सकता है? विधायिका। तो वहाँ पर इन कार्यपालिका पर क्वेश्चन संसद लोकसभा में उठाए जा सकते हैं। तो विधायिका में क्वेश्चन भी उठते हैं। में कार्यपालिका पर जो क्वेश्चन है वो उठाए जा सकते हैं। अब यहाँ पर ऐसे समझिए, जैसे यहाँ पर कार्यपालिका यहाँ पर और विधायिका इसके ऊपर, यहाँ पर इसको माने तो विधायिका। तो यहाँ पर इसका अर्थ है, मतलब कार्यपालिका जो है विधायिका के अधीन आती है। यह क्वेश्चन अगर बनता है तो इसका आंसर ये होगा। और एक और क्वेश्चन बनता है ऐसे, जैसे कि जो मंत्री परिषद जो होती है वो मतलब किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो इसका आंसर क्या होता है? लोकसभा। जो मंत्री परिषद होती है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। और अगर किसी सिंगल मंत्री से, एक मंत्री से अगर क्वेश्चन पूछना है तो वो राष्ट्रपति पूछ सकता है। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है, व्यक्तिगत रूप से मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो उसका आंसर होता है राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्लास समझ में आई हो। तो प्लीज़ हमारे ये भी क्वेश्चन बनता है कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कौन सा है? तो वो है मीडिया, मतलब पत्रकारिता के ये प्रकार भी हैं, एकात्मक और संघात्मक। मतलब एकात्मक किसे कहते हैं? जहाँ पर देश और राज्य दोनों का शासन एक ही व्यक्ति के हाथ में हो, मतलब एक ही व्यक्ति संभालता हो, तो वहाँ पर एकात्मक शासन होता है। जैसे कि यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम, मतलब ब्रिटेन में, तो वहाँ पर एकात्मक शासन है। और जहाँ पर संघात्मक शासन होता है वहाँ पर क्या होता है? राज्य और देश के जो शासन जो संभालते हैं वो अलग अलग लोग होते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, अपने संघात्मक शासन का एग्जाम्पल है भारत। भारत में क्या है, केंद्र में प्रधानमंत्री संभालते हैं और राज्य में कौन होता है? मुख्यमंत्री। तो भारत में संघात्मक शासन है। लेकिन भारत में कुछ परसेंट जो हिस्सा है वो एकात्मक का भी दिखता है। कि जैसे कि जो राज्य होता है, राज्य में जो कानून बनते हैं अगर, तो कानून राज्यपाल के साइन के बिना नहीं बन सकता। और राज्यपाल जो होता है वो केंद्र द्वारा भेजा गया होता है। तो यहाँ पर भी एकात्मक गुण लिया गया है। और जो आपातकाल जब राज्यों में लगता है तो राज्यों की जो शक्तियाँ होती हैं वो सारी केंद्र के हाथ में आ जाती हैं। तो वहाँ पर भी राज्य मतलब कमज़ोर हो जाता है। तो यहाँ पर भी एकात्मक के गुण लिए गए हैं। तो भारतीय संविधान में भी कुछ जो गुण हैं एकात्मक के भी हैं, इसीलिए भारत को अर्ध संघात्मक भी कहते हैं। तो भारत में जो संविधान, वहाँ पर दोनों का मिश्रण लिया गया है। कुछ गुण एकात्मक के भी हैं, लेकिन 80% लगभग संघात्मक ही है। लेकिन फिर भी दोनों का मिश्रण माना जाता है, क्योंकि उसमें कुछ एकात्मक के भी गुण लिए गए हैं। तो इस क्लास में यहीं तक मिलते हैं अगली क्लास में। और मेहनत से पढ़िए, मन से पढ़िए, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।